सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईपीयू नेक्स्ट। और आज जो है, आज का वीडियो इज फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जिनके पास भी प्रोग्रामिंग इन सी सब्जेक्ट है फॉर दिस सेमेस्टर। तो बेसिकली इसमें हम लोग लैब पे फोकस करेंगे पूरा पूरा कि हम मतलब कि क्या आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल में क्या होता है, क्या कैसे करना होता है, सब कुछ। तो हम लोग वो सब डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं हम लोगों को एक ऐसा नॉलेज दे दूंगी जिससे कि आपका प्रैक्टिकल तो अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। देखो, ये आपके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं। वैसे तो यूजुअली क्या होता है, मेरे टाइम पे ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स तो कराए ही कराए थे। इसके साथ-साथ जो है और एक्सपेरिमेंट्स भी एक्सटर्नली हमको दिए थे करने के लिए अलग से। ठीक है? तो ये तो आप ज़रूर से ज़रूर कर लोगे। बट इसके साथ-साथ और भी ज़रूर से मतलब और भी जो है आपको जो एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स जितने दिए होंगे, आई वुड रिकमेंड कि फाइल ज़रूर से ज़रूर अच्छे से देख लेना कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं, क्या करवाया है। एक-एक एक्सपेरिमेंट जितने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के आपको एक्सपेरिमेंट तो नहीं समझा सकती एक-एक, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको देखना है। जैसे फर्स्ट मान लो फैक्टोरियल का है, तो फैक्टोरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग फैक्टोरियल, ठीक है? और सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जब भी पूरा कोड लिखा है, तो कोड में एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है, जो कि डिसाइड करती है कि हाँ, आपका आउटपुट क्या आएगा। तो वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है? ये सारे आपके प्रोग्राम्स हैं, इनको तो आपको अच्छे से देख लेना है कि क्या हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करा है, कैसे सब कुछ, ठीक है, किया है। देखो, अब मैं बता देती हूँ गाइडलाइंस, जो-जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, जो कि मैंने बताया, फाइल प्रोग्राम्स ज़रूर से ज़रूर देखना है, ठीक है? फाइल प्रोग्राम्स अपने अच्छे से देख लेना, क्योंकि मेरे टाइम पे मैं बता देती हूँ, मेरे टाइम पे यूजुअली सारे के सारे जितने कोड्स हमको लिखने के लिए दिए थे, वो सब फाइल में से ही थे। मतलब यूजुअली यही होता है कि आपको फाइल के प्रोग्राम्स ही लिखने के लिए दिए जाएँगे, तो इसलिए थोड़ा-सा ना एक बार फाइल को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी लिखने के लिए आपको सोर्स कोड लिखना होता है, सोर्स कोड लिखना होता है, और एल्गोरिदम भी लिखने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है? एल्गोरिदम भी लिखने के लिए बोला जा सकता है। सोर्स कोड, एल्गोरिदम और आउटपुट। आउटपुट भी आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, यू डोंट हैव टू पेस्ट एनी आउटपुट। आपको प्रॉपर्ली एक शीट दे दी जाएगी, शीट में आपको यू हैव टू राइट दिस एल्गोरिथम, सोर्स कोड एंड ऑल लिखना होगा, और वो लोग चेक करेंगे कि आपका कोड जो एग्जीक्यूट हो गया है कि नहीं अच्छे से, ठीक है। तो कोडिंग वाला पार्ट भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट हो गया फाइल प्रोग्राम, सेकेंड हो गया आपका प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट बनाने को जरूर दिया होगा, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट बनाने को मिला है तो प्रोजेक्ट के बारे में सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन कर ले कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया है, आपका जो आपने पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाया है कैसे रन हो रहा है, और फीचर्स क्या-क्या ऑफर हो रहे हैं, ठीक है? तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और बाकी और बेसिक्स पता होना चाहिए कि यार स्टार्टिंग में हैश इंक्लूड stdioh होता है, ठीक है? स्टार्टिंग ऐसे होती है किसी भी सी प्रोग्राम की, तो एक चीज़ ये याद अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है? कि आप यहीं भूल जाओ। एक हमारा इंट मेन होता है जो कि होता ही होता है ना? इंट मेन एक फंक्शन होता है जहाँ से आपका मेन प्रोग्राम का सारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और एक और चीज़, ये जो इंट मेन है ना, इससे रिलेटेड एक कन्फ्यूजन मैं बता देती हूँ जो मेरे को हुई थी। 2 तरीके से लिखते हैं, एक लिखते हैं हम लोग वॉइड मेन, और एक होता है इंट मेन। तो कौन-सा यूज़ करना है? देखो, दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें क्या है, जब आपने वॉइड मेन कर दिया तो आप कोड लिखने के बाद फंक्शन को एज़ इट इज़ बंद कर सकते हो, क्लोज़ कर सकते हो। बट जब आपने इंट मेन लिखा है ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ी-सी, और जब आपने इंट मेन लिखा है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे रिटर्न वैल्यू देनी पड़ेगी। और रिटर्न हम लोग यूजुअली 0 कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं 0, और आपका प्रोग्राम यहीं पे एग्ज़ीक्यूट, ठीक है? बस इतना सा ध्यान रखना, एक फाइल प्रोग्राम्स और एक प्रोजेक्ट नॉलेज और बेसिक जो है कोड स्टार्ट कैसे हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या-क्या है और वो सब, ठीक है? ओके, अब आ जाते हैं आपके वाइवा क्वेश्चंस पे। तो मैंने कुछ सीरीज़ और वाइवा क्वेश्चंस अलग करे हैं। मैं खुद बताऊँगी मेरे कौन-कौन से, मुझसे क्या-क्या पूछा गया था, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ अ स्विच स्टेटमेंट वर्क? इतना तो क्लियर है कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। जब हम लोग स्विच केसेस की बात कर रहे होते हैं, राइट? देखो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा शीट दे दी। हम लोग स्विच की बात करते हैं, तो स्विच में हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू अलग-अलग सेट करते हैं। तो केस 1 में हमारा कुछ-कुछ आउटपुट आता है, फिर केस 2 में हमारा कुछ-कुछ आउटपुट आता है, फिर केस 3 में ऐसे ही लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस आ जाता है, उसका कुछ-कुछ आ जाता है ना? तो ये चीज़ याद रखना कि स्विच फंक्शन क्या कर रहा है, स्विच कैसे वर्क कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अ व्हाइल एंड अ डू व्हाइल। ये पता है कि व्हाइल लूप जो है, व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है। पहले ये होता है ना व्हाइल लूप का वो सिंटैक्स, व्हाइल कंडीशन, उसके बाद आप अपना पूरा यहाँ पे बॉडी लिखते हो। तो क्या होता है, व्हाइल जो होता है उसमें पहले कंडीशन चेक हो रही है, उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी वो कोड आगे रन करेगा। जबकि डू व्हाइल में क्या होता है, आप डू वाला सिंटैक्स प्रोवाइड कर देते हो, उसके बाद व्हाइल वाला कंडीशन देते हो, ठीक है? उसके बाद व्हाइल वाली कंडीशन देते हो। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में
जो कोड है वो एटलीस्ट एक बार रन करता ही करता है। डू वाइल के केस में कोड एटलीस्ट एक बार रन करता ही करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर कंडीशन यू हैव प्रोवाइडेड। जबकि वाइल में क्या होता है, एक भी बार कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कोड एक बार जरूर से जरूर रन करता है, एक बार जरूर से जरूर रन करेगा। इसमें नहीं करता एज लॉन्ग एज योर कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद ब्रेक और कंटिन्यू, देखो ब्रेक किस लिए हेल्प करता है, ब्रेक हमको एक पर्टिकुलर लूप से बाहर आने में हेल्प करता है। मान लो हमने यहाँ पे फॉर लगा दिया, ठीक है, जो क्या हुआ यहाँ पे फॉर लूप लगाया और मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट दे दिया कुछ के बाद, तो ये कोड यह जो लूप से पूरा बाहर आ जाएगा और यहाँ पर या तो यहाँ पर या तो नीचे, जो भी आपने स्टेटमेंट दी होगी नीचे, वैसे तो जो आपने स्टेटमेंट दी होगी वापस से उस स्टेटमेंट पे चला जाएगा। देखो फॉर, मान लो मैंने दे दिया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस। ठीक है, मान लो मैंने ये दिया था और मैंने इसको बोला था कि इफ, यूजुअली ये जो है हमारा फॉर वाइल या डू वाइल के साथ यूज होता है। ठीक है, इफ नहीं लिख देती हूँ, मैं मान लेती हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट एफ। यहाँ पे मैंने मान लो हेलो प्रिंट करवाने के लिए उसको बोल दिया और फिर मैंने उसके बाद इसको दे दिया ब्रेक। ठीक है, ब्रेक। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और ये लूप से बाहर आ जाएगा और उसके बाहर जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे होगी, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे होगी ये सीधा उस पे जाएगा। जबकि कॉन्टिन्यू क्या करता है, कॉन्टिन्यू क्या करता है, ध्यान से देखना, कॉन्टिन्यू क्या करेगा, जो आइट्रेशन चल रही थी, जो आइट्रेशन चल रही थी, मान लो मैंने जब फॉर लूप लिया था, जब मैंने फॉर लूप लिया था आई इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लूप लगा दिया कि मान लो i इक्वल टू 1 आइट्रेशन पर ये जो है कंटिन्यू हो जाना चाहिए। तो वो क्या करेगा, i इक्वल टू 1 को स्किप करके i इक्वल टू 2 पे जंप कर जाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि लूप से ही बाहर आ जाए। ठीक है, इतनी होती है, ये हो गया आपका कंटिन्यू। उसके बाद आता है इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्या है, बेसिकली इनफाइनाइट लूप बेसिकली तब आता है जब आपका, हम लोग कोई ऐसी कंडीशन लगाते हैं जो हमेशा के हमेशा ट्रू रहने वाली। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने बोला है ना इनफाइनाइट लूप क्या होता है, देखो मैं बता देती हूँ। वाइल, या तो आप 1 लिख दो, 1 क्या है, हमेशा ट्रू है। और या तो आप एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हो, वाइल 1 इज ग्रेटर देन 0, हमेशा ट्रू रहने वाला है ये। वाइल ट्रू एक और दे देते हैं, वाइल ट्रू करके दे देते हैं, तो वो चीज भी हमेशा की हमेशा ट्रू रहने वाली है, तो वो चीज चलती जाती है। ठीक है, दैट इज बेसिकली और इनफाइनाइट लूप। अब अगला आ जाते हैं एंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। एंट्री कंट्रोल्ड मतलब क्या है, कंट्रोल, समझ आ रहा है, एंट्री कंट्रोल्ड, एंट्री मतलब कि आपका जो एंट्री है वो कंट्रोल्ड है। मतलब मान लो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं वाइल लूप का एग्जाम्पल दे देती हूँ कि वाइल लूप में एंटर करने के लिए कुछ कंडीशन देता है, यहाँ पे कुछ कंडीशन हो गया तभी आप वाइल लूप में एंटर कर पाओगे, करेक्ट। और एग्जिट कंट्रोल्ड क्या होता है कि अगर आपको एग्जिट करना है तो वो चीज कंट्रोल्ड है। तो मान लो डू वाइल का ले लेते हैं एग्जांपल, कि डू वाइल, वाइल कंडीशन दे देता है कि जब ये होगा तभी ये एग्जिट कर पाएगा। ठीक है ना, जब ये ट्रू होगा तभी ये एग्जिट कर पाएगा। तो ऐसा कुछ एंट्री और एग्जिट कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, एक कोड, एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको आप वापस 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 यूज कर सकते हो। फिर क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज इट, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक स्मॉल छोटा सा फंक्शन बना ले, ठीक है, तो हम उसको अगेन एंड अगेन अगले अलग अलग कोड्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं एक बार दिखा देती हूँ। फंक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिसको हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिफाइन करते हैं। और उस फंक्शन को, उस फंक्शन के ब्लॉक को आप फिर बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बार बार मुझे सेम, मान लो मुझे एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, एक रेक्टेंगल नहीं मुझे 100 रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है जो कि अलग अलग वैल्यूज हैं। तो मुझे बार बार वो एल इंटू बी नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार एल इंटू बी अलग अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। मैं क्या करूंगी, सिंपल एक फंक्शन बना दूंगी अपना, फंक्शन में फिर फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगी तो उसमें अलग अलग वैल्यूज अपने हिसाब से पास कर सकती हूँ। ठीक है, ये है फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस जरूर आता है, जरूर से जरूर। वाइवा में नहीं तो पेपर में जरूर से जरूर आ जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू बताओ। देखो मैं इजी वर्ड्स में बता देती हूँ, नॉट हियर बट हियर। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है कि आप किसी भी वैल्यू की, सॉरी किसी भी वेरिएबल की जो है वैल्यू, मान लो a इक्वल टू 2 मैंने स्पेसिफाई कर दी, तो आप क्या कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू की, वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है ना, ठीक है, तो वो होता है कॉल बाय वैल्यू। अब मान लो मैंने क्या किया, a+2 करा, ठीक है ना, मैंने प्रिंट कराया a+2, तो क्या होगा, इसी इसी चीज में इंक्रीमेंट होगा,
एक बार ये चीज ना मैं किसी चीज में स्टोर कर देती हूँ। C = A+2। ठीक है, या तो आप ऐसे बोलो, पर इसमें क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू जाके स्टोर हो रही है सी में, ए में कोई अंतर नहीं आ रहा। मान लो मैंने बोल दिया A++। आई होप सो ये आपको पता होगा, दिस इज योर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, हम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स यूज करते हैं। A++ वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, यानी कि वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अब जो ये वैल्यू है वो ए में जाके स्टोर हो जाएगी, तो जो ए की न्यू वैल्यू आएगी वो एक्चुअली में क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, बट जब हम लोग रेफरेंस की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एड्रेस लेते हैं। पॉइंटर वेरिएबल पता होगा, वो पॉइंटर वेरिएबल की मदद से हम लोग जो है इसका एड्रेस एक्सेस कर लेते हैं। और जब हम इनमें कोई चेंजेस करेंगे, जब हम लोग ए वेरिएबल में कोई भी चेंजेस करेंगे, तो वो चीज जो हम लोग एड्रेस के थ्रू चेंजेस करेंगे वो चीज एक्चुअली में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, शायद से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा। जब हम लोग कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो हम लोग आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करते हैं। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू इज पास्ड, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास कर देते हैं। नो चेंज इन द एक्चुअल डेटा। और रही बात कॉल बाय रेफरेंस की, तो हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चेंजेस जो हैं, चेंजेस आर मेड इन एक्चुअल डेटा, तो मैं कोई भी चेंजेस करूंगी तो एक्चुअल डेटा में रिफ्लेक्ट कर जाए। अगला देखते हैं फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर वो होते हैं जो कि फंक्शन डेफिनेशन पे ही डिफाइन कर देते हैं, और एक्चुअल पैरामीटर वो होते हैं जो कि हम फंक्शन कॉल पे, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तब स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर क्लियर है। उसके बाद कैन वी हैव अ फंक्शन रिटर्निंग मोर देन वन वैल्यू, क्या एक फंक्शन दो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है, तो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल जब आप स्ट्रक्चर्स का यूज करो। अदरवाइज रिटर्न में जो है हम सिर्फ एक ही वैल्यू, तो रिटर्न 0 कुछ भी, तो हम लोग सिर्फ एक ही वैल्यू को जो है रिटर्न कर सकते हैं। तो ये मैंने कब बताया, कब पॉसिबल है, जब हम स्ट्रक्चर्स या फिर यूनियंस का यूज करें। ठीक है, अगला है व्हाट इज अ रिकर्सिव फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन रिकर्जन या रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन है बेसिकली जब फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, खुद को खुद से बुलाए। व्हेन द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड योर रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लोग एग्जाम्पल्स देख लेना प्लीज, क्योंकि मैं एक बता देती हूँ। मान लो जैसे कि आप फैक्टोरियल की बात कर लेते हो। वैसे तो देखो, फैक्टोरियल की बात करो तो फैक्टोरियल में क्या होता है, फंक्शन बार बार खुद को कॉल कर रहा होता है, क्योंकि मानो मुझे 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मुझे बार बार 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करना होता है। तो फंक्शन जो है बार बार खुद को कॉल कर रहा होता है, तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो गया, फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। देखो, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन को जरूर से जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो इसको आपको जो है अच्छे से देख लेना है। दिस इज योर स्टार्ट। ओके, तो हमारा जो लोकल वेरिएबल है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर डिफाइन होता है। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिफाइन होता है एंड नॉट एक्सेसिबल इन ऑल फंक्शन। मतलब मान लो मैंने किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में फंक्शन में ए को डिफाइन कर दिया, तो अब ये जो फंक्शन ए है ये मैं बाकी कहीं कोड में यूज नहीं कर सकती। ठीक है, दिस इज योर लोकल वेरिएबल। जबकि ग्लोबल वेरिएबल क्या है, जब मैं फंक्शन के बाहर मेन बॉडी में कोई कोई मान लो फंक्शन था आपका, ठीक है, फंक्शन था ये, मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल बी डिफाइन कर दिया था, तो ये बी को जो है मैं पूरे में यूज कर सकती हूँ। मैं कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी नहीं, सॉरी, एक ही प्रोग्राम में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे भी यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे भी यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे भी यूज कर सकती हूँ इनफैक्ट। बट रही बात ए की, तो ना मैं उसको यहाँ यूज कर सकती हूँ, ना मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ, यहाँ यूज कर सकती हूँ, सिर्फ फंक्शन के अंदर। ठीक है, ओके 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 ना। ओके, नेक्स्ट जो है ये वाला क्वेश्चन भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, मैक्रोज, मैक्रोज क्या है बेसिकली, इट इज अ नेम गिवन टू ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड या वैल्यू या फिर कांस्टेंट यूजिंग द हैश डिफाइन। किसी भी चीज के आगे अगर आप हैश डिफाइन यूज करते हो, ठीक है, तो ये बेसिकली मैक्रो होता है। ठीक है, ये बेसिकली हमको डिफाइन करने में हेल्प कर रहा है। मान लो देखो, एक जो होता है ना, हैश डिफाइन करके वेरिएबल होता है। हैश डिफाइन मतलब कर लो, पाई को आपने डिफाइन कर दिया 3.14, एक इस तरीके का होता है, तो यहाँ पे हमने मैक्रो यूज करा। ठीक इसी तरीके से हम फंक्शन में यूज कर सकते हैं, हम जो है वेरिएबल्स में यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ
वैल्यू कांस्टेंट किसी भी चीज, अभी जो मैंने बताया वो एक कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्रो। ये बेसिकली मुझसे भी पूछा गया था कि मैक्रोस क्या होता है इन माय एक्सटर्नल वाइवा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें डेप्थ में नहीं जा रही क्योंकि बेसिक है, ठीक है। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ये चीज मुझसे पूछी गई थी एंड आई वाज ब्लैंक इन माय वाइवा, क्योंकि मेरे को ये पता था कि यूजर डिफाइंड होता है एक तरह का और होता है, बट आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक अबाउट प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो देखो मैं बता देती हूँ कौन सी चीज क्या है जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप इज योर लैंग्वेज डिफाइंड, मतलब जो आपका कंपाइलर ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव क्या है? नॉन प्रिमिटिव वो डेटा टाइप है जो आप यूजर खुद से डिफाइन कर रहा है, ठीक है। बेसिकली या तो यूजर डिफाइंड बोल दो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो द वंस विच आर डिफाइंड फ्रॉम द प्रिमिटिव वंस, ठीक है। प्रिमिटिव में आ जाता है इंट, कैर, फ्लोट, ये सारे आ जाते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में आपके अरेज हो गया, और आपका स्ट्रक्चर हो गया आपका पॉइंटर हो गया, ठीक है। ये सारे आपके नॉन प्रिमिटिव में आ जाते हैं, ठीक है। वेरियस मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस, ये आपको पता होना चाहिए, मैलॉक, कैलॉक और रियलॉक, और एक और होता था, ठीक है। मैलॉक है, कैलॉक है, देन हमारे पास रियलॉक है और एक फ्री है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या क्या है, इंडिविजुअल फंक्शंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए इसके। चार तरह के हैं, ठीक है, मैंने जैसे बताया था, रिमेंबर मैलॉक, एक होता है आपका मैलॉक, एक होता है आपका कैलॉक, इनमें डिफरेंसेस एक बार प्लीज अच्छे से देख लेना, एक फ्री और एक होता है रियलॉक, ठीक है। कि इनके इनको चारों को अच्छे से डेप्थ में पढ़ लेना कि कौन सी चीज क्या कर रही है, इनका एक एग्जांपल कर लेना। ये कुछ इस तरीके से होता है कि बिट टू बिट मेमोरी देता है, कोई लाइन बाय लाइन मेमोरी देता है, तो ये सब प्लीज अच्छे से देख लेना। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इवन उसको फिर से स्टार मार्क कर दे रही हूँ। एक्चुअल फॉर्मल फॉर्मल हो गया। टाइप्स ऑफ एरर्स देख लेना एक बार, टाइप्स ऑफ एरर्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो सिंटैक्स एरर मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, यू नीड टू स्टडी इन डेप्थ। ये इरेज कर दो, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ। देखो टाइप्स ऑफ एरर्स में मैं आपको बता देती हूँ, एक एक को आपको डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं एक एक को डेप्थ में पढ़ाने का। एक रन टाइम एरर होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका सिंटैक्स एरर, एक होता है आपका लॉजिकल एरर, सॉरी, एक होता है आपका लॉजिकल एरर, एक होता है आपका कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर भी होता है, ठीक है। इस तरह के एरर होते हैं, ठीक है। आप ये सारे एक बार एरर्स को डेप्थ में अच्छे से पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउच, देखो ये एक चीज ये भी कर लेना, वैसे तो ये अभी तक पूछा नहीं गया मुझे, मतलब अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, इतना मैंने अपने फ्रेंड्स और नॉलेज से पूछा था, वैसे तो पूछा नहीं गया, बट आई डोंट नो व्हाई आई फाइंड इट इम्पोर्टेंट। टाइप डेफ, ये मुझसे पूछा गया था मेरे एक्सटर्नल वाइवा में, ठीक है। टाइप डेफ क्या है? बेसिकली अ फंक्शन विच इज यूज टू प्रोवाइड एन एलियास। एलियास क्या होता है कि आपने किसी फंक्शन को बहुत बड़ा सा नाम दे दिया, मान लो नेम ऑफ स्टूडेंट, इस तरह करके मैंने एक बहुत बड़ा भारी नाम दे दिया किसी वेरिएबल को। अब मुझे उसका नाम चेंज करना है, पर मैंने उसको बहुत सारी जगह यूज करा हुआ है, मतलब सॉरी मैंने मतलब क्या हुआ, ये इतना बड़ा नाम मुझे बार बार लिखना नहीं है, खुद से टाइप नहीं करना, बट मुझे अपने यूजर को, मतलब जो मेरा कोड पढ़ेगा उसको एक बेसिक नॉलेज देना है कि हाँ नेम ऑफ स्टूडेंट जो है क्या स्पेसिफाई कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग टाइप डेफ यूज करते हैं, जो ताकि हम इसको एक छोटा सा नाम दे दें, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, एक ये जरूर से जरूर कर लेना, पढ़ लेना, इजी है, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका जो हर एक मेंबर है उसकी खुद की एक सेपरेट मेमोरी होती है, जबकि यूनियन में क्या होता है, आपके जो जितने भी सारे सॉरी मेंबर्स होते हैं उनकी शेयर्ड मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है। इनको सबको साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हो, उसमें सिर्फ एक वैल्यू पे एक मेंबर एक्सेस होगा। ये सारे डिफरेंसेस एक बार अच्छे से देख लेना। रेफरेंसिंग एंड डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफरेंसिंग क्या है? रेफरेंसिंग है एम्परसेंड, रेफरेंसिंग है एम्पर रेफरेंसिंग है आपका एम्परसेंड, जो कि आपको एड्रेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। और डी रेफरेंसिंग है आपका स्टार पॉइंटर, ठीक है। स्टार नहीं होता, इसको एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वैल्यू को पॉइंट करने में हेल्प करता है और ये एड्रेस को स्टोर करवाने में हेल्प करता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मोड्स होते थे। आर डब्ल्यू होता है, एक आर डब्ल्यू भी होता है, डब्ल्यू प्लस होता है, आर प्लस होता है, वैसे तो ये बेसिक आर डब्ल्यू ए, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस, इनको याद देख लेना, ये 6। बाकी आपके और होते हैं वो आर राइट बाइनरी, ए डब्ल्यू बी, आर बी, ये भी होते हैं, ठीक है। फंक्शंस एंड फाइल हैंडलिंग हमारे, जहां तक बेसिकली मुझे याद है वो होता था एफ प्रिंट एफ,
ठीक है, एक एफ प्रिंट एफ होता था, एक एफ राइट होता था। बेसिकली फाइल के जितने फंक्शंस होते हैं उनके आगे एक एफ लगा देते हैं। एफ प्रिंट एफ हो गया, एफ राइट हो गया, एफ सीक हो गया, एफ टेल, एफ क्लोज और एफ ओपन। ठीक है, एफ ओपन फाइल ओपन करने के काम आता था, एफ क्लोज क्लोज करने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? बेसिकली देखो, एक वो बता देती हूँ छोटा सा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेक अ न्यू स्लाइड और उसमें मैं आपको सब अच्छे से बता। तो देखो, बेसिकली प्री प्रोसेसर क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है, जो पूरा का पूरा कंपाइलेशन है उससे पहले का काम ये करता है। इफ यू रिमेंबर, हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपका एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, हम इसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी उठवा रहे हैं। हमने बोला कि हमारा जो पूरा का पूरा कम कोड है उसमें मैंने कहीं कहीं प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज करा है, तो मुझे वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शंस चाहिए। तो वो जो फंक्शंस है वो बेसिकली यहाँ से आ रहे हैं और उनको उठाने में हेल्प कौन कर रहा है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक इसी तरीके से भी मैंने थोड़ी देर पहले मैक्रोज बताए थे, हैश डिफाइन यूज करते हैं जिसके लिए। तो जो हैश डिफाइन वाले फंक्शंस है वो भी, उनको भी डिफाइन करने में कौन मदद कर रहा है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कि पूरा का पूरा कंपाइलेशन शुरू होने से पहले पहले जो जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफिनेशन और ऑल, वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके। नाउ डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है? बेसिकली डैंगलिंग पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो कि ऐसी मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई या पॉइंट करता है जिसको हम लोगों ने डी एलोकेट या फिर फ्री कर दिया हो। मान लो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कुछ वेरिएबल स्टोर्ड था, वहां से हमने उसको फ्री कर दिया यूजिंग द मेमोरी लोकेशन फंक्शन, और जो वो है, जो एड्रेस है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो पॉइंटर है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो उसको डैंगलिंग पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है। इनम आपको पता होगा, इनम इनमरेशन होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसमें कि आप कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को या फिर किसको भी कोई इंटीग्रल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में एक तो ये होता है आरजी, ARGC और ARGV। ठीक है, ये क्या होते हैं मैं बता देती हूँ, एक बार देखो। तो बेसिकली ये ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि, जो आपका कंपाइलर है वो कब रिसीव कर रहा है? जब हम इसको टर्मिनल या फिर शेल पर रन करते हैं। तो इसके दो थे, एक है RARGC और एक है ARGV। ठीक है, ओके। दिस इज व्हाट इज कंपाइलर एंड व्हाट इज इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, जो पूरा का पूरा आपका आपने कोड लिखा था उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है। और जबकि इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। देखो, दोनों चीजें काम एक ही कर रहे हैं, बट ये करता है एग्जीक्यूशन से पहले ही पूरा का पूरा कोड आपका उठा के कन्वर्ट कर देगा। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन चलता है, एक लाइन पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, इस तरीके से। कीवर्ड्स इन सी पता होगा, कीवर्ड्स वो वर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग वेरिएबल, फंक्शन नेम, इन सब में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कीवर्ड्स अच्छे से देख लेना। एग्जांपल्स देख लो, प्रिंट एफ हो गया आपका, स्कैन एफ हो गया आपका, और इनम, वाइल, फॉर, ये सारे हैं। ठीक है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट सिंपल है यार। वेरिएबल ऐसी वैल्यू, बेसिकली ऐसा कंटेनर जिसमें कि वैल्यू जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लो अभी के लिए मैंने इक्वल टू 3 करा था, आगे जाके मैं इक्वल टू 2 स्टोर करा सकती हूँ। जबकि कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो कि एज इट इज रहती है, उसके लिए एक वर्ड होता है कॉन्स्ट वेरिएबल। ठीक है, आप उससे उसको डिफाइन कर सकते हो। ये होता है कॉन्स्ट फंक्शन होता है, जिससे कि आप किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट सेट कर सकते हो। मेन फंक्शन का क्या यूज है? मेन फंक्शन डिफाइन करता है कि आपका यहाँ से जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होना है। मान लो मैंने यहाँ पे इंट मेन दे दिया, तो यहाँ पे आपका जो पूरा कोड है, कोड की बॉडी है, और यहाँ पे बाकी की चीजें हैं। ठीक है। ना वाई डू वी यूज हैश इंक्लूड stdioh? हमने पहले बताया था कि हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की मदद से उसको हम अपने कोड में लेते हैं, तभी हम प्रिंटफ, स्कैनफ एंड ऑल यूज कर पा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रिंटफ एंड स्कैनफ यार, ये आउटपुट के लिए यूज होता है, इनपुट के लिए यूज होता है यार। परसेंट यूज करते थे, इस तरीके से यूज करते हैं फॉर इंटीग्रल वैल्यू। परसेंट सी यूज करते हैं फॉर अ कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स? तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बेसिकली यही होते हैं, %d%s। देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कौन सी चीज किसके लिए है, यहाँ पे लिख देती हूँ। जो आपका %d है, दिस इज फॉर इंटीजर। ठीक है। %f जो है, इट इज फॉर फ्लोट। %c जो है, इट इज फॉर कैरेक्टर। परसेंट जो s है, दैट इज फॉर स्ट्रिंग। और जो %lf है, दैट इज फॉर डबल। ठीक है, डबल के लिए यूज करते हैं परसेंट। ये आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह का इनपुट आप ले रहे हैं। अच्छा, साइज, ओ गुड क्वेश्चन।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मुझसे मेरे इंटरनल्स में पूछा गया था, मेमोरी स्ट्रांग है। मैं यहीं पे बता देती हूँ। इंट की कितनी साइज होती है? इंट का साइज होता है 2 या फिर 4 बाइट्स का, वैसे 2 बोलना तो बेटर रहेगा, 2 बाइट्स, ठीक है, बाइट्स। कैरेक्टर का होता है आपका 1 बाइट का। फ्लोट का होता है आपका 4 बाइट्स का। और जो आपका डबल है दैट इज फॉर 8 बाइट्स, ठीक है, जो आपका डबल है दैट इज फॉर 8 बाइट्स। डबल इज फॉर, क्लियर? ओके। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिटर्न जीरो इन द स्टेटमेंट? देखो मैंने भी बताया था कि हमको जब है, हम लोग जब इंट का यूज करते हैं, जब हम लोग इंट मेन स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, जब हम लोग इंट मेन स्पेसिफाई करते हैं, तो हमको यहाँ पे एक नीचे रिटर्न जीरो लिखना होता है। ये क्यों लिखना होता है? ताकि हम लोग जो है प्रोग्राम का टर्मिनेशन बता सके कि हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और अदरवाइज आप यहाँ पे अगर वॉइड लिखते हो तो बेटर रहता है सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट लिख दो, अदरवाइज कुछ मत लिखो, वो भी स्पेसिफाइड ही है कि वो वॉइड है। वॉइड का मतलब कि ठीक है रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर्स, देखो ये कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर है। और ये कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, याद रखना। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जरूर से जरूर कर लेना। मैं एक बार लिस्ट बता देती हूँ कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं आपके। देखो एक तो आता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जरूर से जरूर। दूसरा हो जाता है आपका रिलेशनल, ठीक है। तीसरा हो जाता है आपका लॉजिकल, ओके। चौथा हो जाता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। पांचवा हो जाता है आपका बिटवाइज। छठवा हो जाता है यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, यूनरी। और और भी कोई ऑपरेटर्स हैं इसके अलावा? आई थिंक बस इतना ही है, इतने देख लेना, मे बी शायद मैंने कोई मिस कर दिया हो, तो यू गाइस कैन मेंशन इन द कमेंट्स। वैसे तो आई होप सो मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। ओके, इक्वालिटी बता दिया मैंने। अगला है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारी तीन तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारी तीन तरह की हैं। तीन तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं हमारी, देख लो एक बार मैं बता देती हूँ फटाफट से। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारे एक तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। पहले रहता है आपकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। दूसरे में आ जाती हैं आपकी लूपिंग स्टेटमेंट्स, लूपिंग या आइटरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरे में आ जाती हैं आपकी जंप स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग में कौन कौन सी हैं? इफ एल्स, एलिफ, वाइल और डू वाइल। और लास्ट इसमें आ जाते हैं जंप स्टेटमेंट्स में कॉन्टिन्यू, ब्रेक, अभी जो हमने पढ़े थे। इसमें एक और डाल लो फॉर, ठीक है ना। इस तरीके की सारी स्टेटमेंट्स आती हैं। इनफैक्ट स्विच भी जो है वो डिसीजन मेकिंग में आ जाता है, क्योंकि उसमें भी हम लोग कंडीशन दे देते हैं ना कि कौन सा केस हमको स्पेसिफाई करना है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हो गया। डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ। ये पता होगा, इफ कब यूज करते हैं? जब हमारे पास सिर्फ एक चीज हो कि अगर ऐसा हुआ तो ये करो। इफ एल्स कब यूज करते हैं? जब आपको बोलना हो कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा है तो ये करो, अगर ऐसा नहीं है तो ये करो, इफ ये अदरवाइज ये। नेस्टेड इफ क्या करते हैं? मान लो मैंने कुछ स्पेसिफाई कर दिया, इफ पर्टिकुलर कंडीशन, और इसके अंदर मुझे एक और कंडीशन देनी कि अगर ऐसे के बाद भी ऐसा हुआ तब जाके कुछ होना है, तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ के अंदर इफ को बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द वाइवा क्वेश्चंस। मैंने अपने तरफ से सारे इंक्लूड करने की कोशिश की है, ठीक है। बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। मतलब बस ये नहीं कि कुछ भी हो रहा है तो हो रहा है, नहीं, उसके पीछे का थोड़ा जानो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है वो बेसिकली। वाइवा में अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है सारी चीजों का, कि मतलब एसटीडीआईओएच क्या है, मैक्रोस क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बहुत जरूरी है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया आपको। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज वेरी वेरी, नहीं स्टार्ट नहीं किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं तो यही पूछ लेते प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता क्या है, सिंपल एक क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन मैटर्स क्योंकि आपके मार्क्स है ना। तो इसलिए बस देख लेना, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जरूर देख लेना। मैं एक बार स्पेसिफी में एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे आपको भी क्या क्या खुद से एक बार ध्यान देना है, क्योंकि मैं अगर एक एक चीज उठाती तो अदरवाइज हो नहीं पाता। एक आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देख लेने एक बार, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर देख लेना। फिर टोकन्स देख लेना, टोकन्स क्या होते हैं। वैसे वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कीवर्ड्स बता दिया मैंने। एक देख लेना रूल्स ऑफ वेरिएबल्स,
रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम कि आपको किस तरह के वेरिएबल रखने हैं और किस तरह के रखने अलाउड नहीं है, ठीक है? एक बार ये देख लेना और पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ लेना, इसमें बताया काफ़ी कुछ डीरेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग पूछा, मैंने बता दिया अच्छे से, ठीक है? बस बाकी इतना ही होता है और इससे कुछ नहीं है और अपना प्रोजेक्ट ज़रूर से ज़रूर एक बार ब्रश अप कर लेना अच्छे से। अगर टीम प्रोजेक्ट था तो एक बार सब लोग अच्छे से बैठ के डिस्कस कर लेना कि हमने क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या हुआ, ठीक है? ऑलराइट, सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वाइवा, ठीक है? ऑल द बेस्ट।